तो राउलेट तहरीर, जो रिपोर्ट थी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में, उसमें अभी भी आप देखें तो, अगर आप देखें तो करीबन मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीकी के बारे में 3 पेजेस में तज़किरा है। मौलाना महमूद हसन के बारे में अच्छा खासा तज़किरा है उसमें, और दूसरे लोगों के बारे में भी तज़किरा है। तो अगर आपको ज़रूरत है यानी एविडेंसेस की, तो मुसलमानों के एविडेंस को सिखाएं कि मुसलमानों ने क्या किया, तो आप तो राउलेट कमेटी की रिपोर्ट ले आके रख दीजिए, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो जुबानी यानी क्या नाम है उसका, साफ-साफ वाज़ेह अंदाज़ में बता रही है कि क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या किस-किस ने किया है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पर घर घर तिरंगा की बात कही है और इसको अमृत महोत्सव कहा है। हालांकि बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अमृत के साथ एक खास मिठास का एहसास होता है, लेकिन अवामी जिंदगी में मिठास तकरीबन खत्म हुई है। महंगाई और परेशानियां और मुख्तलिफ किस्म की जो तकलीफें, नफरत की सियासत और बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे आम आदमी तकलीफ से वक्त गुजार रहा है। इसे अमृत महोत्सव कहने के लिए एक तरह से दिल और मन राजी नहीं होता, लेकिन बहरहाल सरकार और मुल्क अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आजादी के 75 साल। इस वक्त एक खास मौजू है जिस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि आम तौर पर नफरत की सियासत ने एक तरह से पांव पसार लिए हैं, लेकिन इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि आजादी की तहरीक में मुसलमानों का, मुस्लिम उलमा का क्या रोल रहा है, ये समझना सभी को, और ये सिर्फ मुसलमानों को समझना नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, सभी को ये समझने की जरूरत है। और ये तहरीक आजादी सबने मिल करके आगे बढ़ाई थी, सबने अपनी कुर्बानियां दी थी, उसमें मुसलमानों का भी रोल रहा है। उसमें इस सब्जेक्ट पर एक माहिर राइटर हैं सैयद उबैदुर रहमान साहब। ये हमारे चैनल पर पहली बार उन्होंने हमें वक्त दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि अब के बाद भी हम उनसे बात करते रहेंगे। आपने अब तक कई किताबें लिखी हैं। एक तो अक्टूबर 2021 में लिखी बायोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स। उसके अलावा 2020 में उलमाज रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इसके अलावा मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पर भी एक और 2018 में भी किताब लिखी। उसका उर्दू तर्जुमा भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनकी खिदमात। एक नई किताब भी अभी आप लिख रहे हैं, साउथ इंडिया में जो एम्परर्स हुए हैं, बहमानी एम्परर से टीपू सुल्तान तक, मुस्लिम एम्परर किंग्स एंड देयर एम्पायर इन साउथ इंडिया। ये एक जनरल सी मैंने कुछ चीजें एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको दी। आपका एक एक्सपर्टीज है इस पूरे सब्जेक्ट पर। उबैदुर रहमान साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जबकि मुल्क के ऐसे हालात हैं, उसमें आप मुसलमानों की का जो रोल है आजादी में, उसे आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, कैसे किस तरह से लोगों को बताएंगे? खास तौर पर हमारी ऑडियंस सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, बल्कि पूरा मुल्क है, और मुल्क से बाहर भी जो हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, जो लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, इस जबान को जानने वाले, हिंदुस्तानी जबान को, उन तक ये बात पहुंचेगी। आप बताइए कि मुस्लिम रोल को इस वक्त जब मुल्क अमृत महोत्सव मना रहा है, आप किस तरह से डिस्क्राइब करें? बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। चूंकि ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो सेलिब्रेशन तो जरूरी है। हमारे मुल्क ने आज़ादी जिन हालात में हासिल की थी, जिन चैलेंजेस में हासिल की थी, और जिन परेशानियों में रहते हुए आज़ादी को हासिल किया गया था, तो उसको तो हमेशा याद करना जरूरी है।
लेकिन चूंकि हमारा और लेकिन चूंकि हमारा जो कंसर्न है अभी, जो हमारी मौजूद गुफ्तगू है, वो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन के बारे में है, तो कहूँगा कि बहुत से मेरे जो क़ारीन हैं, नॉन मुस्लिम क़ारीन, बसा औक़ात वो ये कहते हैं कि आपने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर इतना फोकस क्यों किया। तो एक्चुअली बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो माहौल है उसमें मुसलमानों की हर चीज़ में तकरीबन पार्टिसिपेशन को इस तरह पेश किया गया है कि जैसे मुसलमानों ने कभी कुछ किया ही नहीं। हमारे जो बड़े-बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़े-बड़े जो उलमा थे, बड़े स्कॉलर्स थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो है जेलों की नज़र कर दी, शहादत दी मुल्क के लिए, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने जो उनकी ज़मीनें थी, जायदाद थी, वो सारी उन्होंने मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दी, उनका तज़किरा नहीं आता। तो हमारे जो मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स थे, आप 2-3 लीडर्स को छोड़ दिया, अबुल कलाम आज़ाद को, रफ़ी अहमद किदवई को, जैसे लोगों को छोड़ दिए। हालाँकि इनका तज़किरा भी अब आप देखिए जो अभी प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो उसमें इनका तज़किरा भी कहीं नहीं आता। कहीं भी इनकी जो आप देखें, जो इनकी बर्थडेज़ या उनकी जो डेथ एनिवर्सरीज़ हैं, जो पिछ 20 साल पहले, 30 साल पहले जिस अ, एहतशाम से मनाई जाती थी, जिस बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट की जाती थी, अब उनका नाम भी नहीं आता। तो उस ज़माने में ज़रूरी है कि 2 वजह से ये ज़रूरी है कि हम इनके बारे में बात करें। एक तो ये कि पता चले कि मुसलमान भी इक्वल पार्टिसिपेंट रहे हैं, हमेशा से, आज से नहीं। 1875 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, उसमें मुसलमान ही लीडिंग रोल था मुसलमानों का। बहुत कुर्बानियाँ दी, मुस्लिम नवाबों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी जागीरें, अपनी पूरी जायदादें जो थी उसके लिए गँवा दी। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मुल्क से मुल्क बदल कर दिया, बहुत से लोगों को जो नवाब थे उनको शहीद कर दिया गया और उनका नाम नहीं आता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अ, हमारी जो नई जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन भी कह सकते हैं, या आप जो कहेंगे 40-50 साल के बेटे में जो लोग हैं, उनको भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, तो उनको एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरी किताब के आने से फ़ायदा ये हुआ, बायोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के आने से फ़ायदा ये हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में गुफ्तगू अब ज़्यादा हो रही है पहले की निस्बत। उलमा के बारे में हम कहते थे कि उलमा का ये कंट्रीब्यूशन है, उर्दू में किताबें थी, लेकिन अंग्रेजी में कोई मखसूद किताबें ऐसी नहीं थी जिसमें ठीक से उन लोगों की कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में तज़किरा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो कन्वर्सेशन जो शुरू करते हैं, जो एक मौजूद गुफ्तगू जो चीज़ बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा वो है, खुशाइन चीज़ है कि वो शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ खास अगर नाम ले सकें दर्जा बंदी के साथ, मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने 2-3 नाम लिए जो बिल्कुल सफ़े अव्वल के और उसके बाद उसके यानी सेकंड रैंकिंग और या उससे नीचे कुछ कुछ अगर बड़े नाम आप बता सकें और कुछ खास उनके कंट्रीब्यूशन बहुत ही मुख्तसर मुख्तसर थोड़ा सा कुछ अगर उस पर भी रोशनी डालें तो फिर हमारी बात थोड़ी सी आगे बढ़े। देखिए बहुत, यानी अभी जो मैंने जिनका तज़किरा किया है, जैसे रफ़ी अहमद किदवई और अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में आमतौर पर लोग जानते हैं। रफ़ी अहमद किदवई जो पहली जवाहरलाल नेहरू की पहली मिनिस्टर थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनके बारे में बहुत तज़किरा होता है। लेकिन अ, देखिए बहुत सारे लोग जिनका नाम बिल्कुल नहीं जानते और जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। आप अगर जाफ़र थानेसरी का नाम जो है शायद किसी ने ही सुना होगा, बहुत कम लोगों ने। हम लोग क्या तज़किरा करते हैं कि एक बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो नेम से फ्रीडम फाइटर हैं और उनका बहुत तज़किरा आता है और कहते हैं कि वो अंडमान निकोबार की जेल में कैद रहे थे और उन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से दरख्वास्त की थी। लेकिन जाफ़र थानेसी के बारे में ये है कि ये एक केस था, अम्बाला एस्पेनिश का केस था, ये 1850 के आसपास। उसमें गिरफ्तार हुए थे। ही वाज़ क्वाइट यंग एट द टाइम और उनको पहले फांसी की सज़ा हुई। उन्होंने फांसी की सज़ा को चैलेंज किया तो उनको काला पानी की सज़ा हुई। तो जाफ़र थानेसरी एक स्कॉलर थे, अपने ज़माने के मशहूर स्कॉलर थे और वो लीगल सर्विसेज़ में इन्वॉल्व रहते थे।
उनको जो नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो पठानों की जो अंग्रेजों के मुखालिफ तारीख चल रही थी, वो जो तहरीक थी, वो जो जिसमें उनको गिरफ्तार किया, उनको सपोर्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया कि ये उस वहां के लोगों को ये सादिकपुर पटना से जो चीजें, जो पैसे और जो लोग जा रहे थे, उनको मैनेज करते थे। तो ये 20-22 साल के रहे होंगे उस जमाने में, उनको गिरफ्तार किया तो उनको फांसी की सजा हुई। उन्होंने उसको क्या नाम है, फांसी की सजा को चैलेंज किया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया उनको, और उनको भेज दिया काला पानी। तो तकरीबन 23 साल रहे वहां। आप देखें 23 साल में इनको कई बार लोगों ने कहा, यानी इनके ताल्लुकात थे ऐसे, ये वेल कनेक्टेड आदमी थे, इनसे कई बार लोगों ने कहा कि आप एक अपील लिख दीजिए और आपको वहां से वो क्या नाम है, हम हमारी जिम्मेदारी के हम आपको निकलवा देंगे वहां से। बस आप एक लेटर लिख दीजिए, इसमें आपका सिग्नेचर हो। इस बंदे ने जो है वो जाफर थानेसरी ने, मौलवी जाफर थानेसरी के नाम से उनको जानते हैं, उन्होंने एक अपील भी नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, और 23 साल तक इंतजार करते रहे। 23 साल के बाद ये हुआ कि उनको यानी कोई नया डेवलपमेंट हुआ था, उसके तहत जो उस जमाने में लोग गए थे उनको आम माफी दी, तो वहां से निकल गए। लेकिन जाफर थानेसरी की एक बड़ी शख्सियत थी, वो जाकर वहां न सिर्फ ये कि उन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की, बल्कि उन्होंने अपने आप को आगे करने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजी सीखी उस जमाने में, जो एक बहुत यानी गैर मामूली बात थी, और वो अहले जुबान की तरह उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ ये कि बोलने पर बल्कि लिखने पर भी खुदत हासिल कर ली। इस कदर कि जब वो वापस आए तो अंग्रेज उनसे, यानी स्कॉलर्स जो थे वो उनसे जाकर गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे, उनसे फारसी और अरबी सीखते थे। तो जाफर थानेसी की शख्सियत जो है बिल्कुल ऐसे सीगे राज में रह गई है कि उनके बारे में हमें इल्म नहीं है। फिर हम यानी इसी तरह ऐसी बेशुमार शख्सियतें आप देखें कि मौलाना महमूद हसन के बारे में, जो रेशमी रुमाल तहरीक के फाउंडर थे, उनके बारे में हमारी आम जो जनरेशन है या दूसरों को नहीं पता। तो रेशमी रुमाल तहरीक 1915 में एक तहरीक ऐसी शुरू हुई थी कि अगर वो कामयाब हो गई होती तो अंग्रेजों को मुल्क से 1920 तक खदेड़ दिया जाता। इन्होंने ये मल्टी फ्रंटल इनकी एक पॉलिसी थी कि हम जाकर अफगानिस्तान में पहले वहां के अमीर को यहाँ के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करेंगे, फिर हम टर्की के जो क्या नाम है खलीफा है उसको अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करेंगे, दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक करवाएंगे और इस तरह इसको खत्म कर देंगे। तो उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो उनके एक डिसिपल थे, शागिर्द थे, उनको उन्होंने अफगानिस्तान भेजा एक और बड़े स्कॉलर के साथ, और वो वहां गए। वहां उन्होंने तकरीबन सारी बातें कंप्लीट हो गई। अभी लाहौर का एक मेडिकल कॉलेज था मशहूर, उसके तकरीबन 10 स्टूडेंट्स भी वो वहां गए। उनका तस्करा कभी नहीं आता उन लोगों का तस्करा। अपने यानी मेडिकल स्टडीज को टर्मिनेट करके वो वहां गए 1915-16 में, और उन्होंने पूरी क्या नाम है उसके लिए कोशिश की। तो या इस हद तक पहुंच गया था वो कि वो जो अमीर था अफगानिस्तान में, वो तैयार हो गया था कि हम जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। लेकिन उसी जमाने में क्या हुआ कि जब मौलाना महमूद हसन की जब बात हो गई टर्किश जो उनका जो गवर्नर था हिजाज का, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था, उससे बात हुई। लेकिन उसके बाद शरीफ मक्का का जो गवर्नर जो था, उसने उनके अंग्रेजों की हिमायत से उनके खिलाफ यानी ओटोमन कैलिफ के खिलाफ उसने बगावत कर दी, और वहाँ सब चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, महमूद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ के 6 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मौलाना महमूद मदनी हुसैन अहमद मदनी शामिल थे। और इनको जो यूरोप में एक जगह कैदबंदी का उनको सामना करना पड़ा। उस जमाने में भी इन लोगों ने, इनके पास ऑप्शन थे, बल्कि आप देखें कि मौलाना महमूद हसन के साथ उनके एक साथी थे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था। तो लखनऊ से अंग्रेज जो था वो वहाँ यूरोप गया जेल में उनसे मिलने के लिए, माल्टा में। उसने कहा कि आपके खिलाफ तो केस नहीं बनता, आप जाइए, आप तो क्या नाम है बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिलीज के हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उसी सूरत में जाऊंगा कि आप हमारे शेख को आप रिहा करें। उनका वही इंतकाल हो गया
यानी उनके पास आजादी का परवाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुजाहिदीन आजादी यहाँ पर मौजूद है, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। कुर्बान हो गए वो। आप देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी क्या कि आपके पास आजादी का परवाना हो, आप जा सकते हो, आपके लिए पूरे जहाज का टिकट भी रखा हुआ, और आप कहें कि नहीं, मैं तो अपने साथियों के साथ ही रहूंगा, उनका मेरा जीना और मेरा मरना जो है वो मुल्क की आजादी के लिए है। इसी तरह आप देखें कि मौलाना मोहम्मद मंसूर मियां मंसूर मंसूर वो मोहम्मद मियां मंसूर जो थे, वो भी उबैदुल्लाह सिंधी के साथ गए अफगानिस्तान। उनका जबरदस्त रोल है। वो जो रेशमी रुमाल के बारे में पकड़े गए थे, वो जो खतूत थे एक्चुअली, जो रेशमी रुमाल कपड़े के ऊपर लिखे गए, ताकि लोगों को, यानी आम तौर पर खतूत होते हैं कागज में, उसको पकड़ने में आसानी होती है, जो एजेंसी, दोनों उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम तो ये इसको इस तरह करेंगे, उसको कपड़ों में सिल दिया, तो पकड़े गए। तो उसके बाद देखिए, उबैदुल्लाह सिंधी भी तकरीबन 20 साल तक मुल्क से बाहर उन्होंने जलावतनी की जिंदगी गुजारी, और मोहम्मद मियां मंसूर जो थे, उनको मुल्क में आने की इजाजत ही नहीं मिली, उनका इंतकाल भी वहीं हो गया। तो यहाँ मुल्क में उनके दो फैमिलीज थे, एक शादी उन्होंने अफगानिस्तान में की और एक शादी उनके यहाँ हुई। और मुझे लगता है कि यहाँ उनके बहुत से रिश्तेदारों की मुलाकात उनकी उनसे मौलाना साहब से हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो मुल्क के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और वो क्या नाम है, मुल्क से बाहर उनको मुल्क बदर कर दी, उनको इजाजत, अंग्रेजों ने इजाजत ही नहीं दी आने की। तो ऐसे अगर हम तस्करा करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा दिन गुजर जाएगा। और ये जो आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, क्या जो पहली हुकूमत गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी, क्या उसमें भी ये लोग पेश पेश थे? क्या था वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसका जिक्र पिछले दिनों किसी और रेफरेंस से आया था सामने। हाँ देखिए, उसमें रेफरेंस जो आया था, उसमें नाम भी गलत थे। जो मौलाना भोपाली, जो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ये उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का तस्करा भी नहीं आता है। 1916 में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की पहली जो हुकूमत बनी थी, वो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसका तस्करा मैंने किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से पहली बार अभी 2-3 दिन कम सुना। वो उसमें हमारे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो थे, वो उसका पार्ट थे, और वो उसके वजीर दाखिला थे। वजीर आजम उसके थे मौलाना भोपाली साहब। और उसके जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रताप महेंद्र प्रताप सिंह थे। हमारे जो गवर्नमेंट के जो उस दिन जो साहब बोल रहे थे, काफी बहुत ही पावरफुल शख्सियत है, वो महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में उन्होंने ठीक से तस्करा नहीं किया था। उनका नाम जो है उन्होंने मिस स्पेल किया था, गलत गलत नाम। तो आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे उलमा जिनके बारे में हम यानी ये समझते हैं कि उनको दी दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो मदरसों में रहते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन मदरसे के बाहर नहीं है, तो एक जमाने में ये लोग जो थे, वो ना सिर्फ ये कि दीनी तालीम का जो है वो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, बल्कि मुल्क को, कौम को, और हमारे जो पूरे बरसगीर यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो उसको उन्होंने पूरी बदलने की कोशिश की थी। और एक ऐसा बड़ा उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक के जरिए से उन्होंने पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे क्या नाम है, बरसगीर और बरसगीर से बाहर भी उन्होंने एक ऐसी साजिश तैयार की थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो वो क्या नाम है, मुल्क की तकदीर दूसरी होती। और दूसरी ये कि जब रेशमी रुमाल जो पकड़े गए थे उस जमाने में, तो रावलेट जो रिपोर्ट थी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जमाने में, उसमें अभी भी आप देखें तो, अगर आप देखें तो करीबन मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीकी के बारे में 3 पेजेस में तस्करा है। मौलाना महमूद हसन के बारे में अच्छा खासा तस्करा है उसमें, और दूसरे लोगों के बारे में भी तस्करा है। तो अगर आपको जरूरत है यानी एविडेंसेस की, तो मुसलमानों के एविडेंस को सिखाएं कि मुसलमानों ने क्या किया, तो आप तो रावलेट कमेटी की रिपोर्ट ले आके रख दीजिए, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वो तो जुबानी यानी क्या नाम है उसका, साफ साफ वाज़ेह अंदाज में बता रही है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या किस किस ने किया है। अच्छा,
सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत लंबा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके बाद भी और प्रोग्राम भी आपके साथ करेंगे। मैं थोड़ा सा आऊंगा अब कुछ जदीद कुछ हालात पर भी, थोड़ा सा हल्का सा मैं शायद आपके ही जवाब में से तबसरा करूंगा। लेकिन अभी अब अगर आपसे कहा जाए कि एक 3-4-5 मिनट में कुछ और थोड़ा सा आप कुछ खास शख्सियतों का जिक्र अगर आप कर सकें तो जरा और बताइए। देखिए, मैं कासिम नानोतवी का तस्करा करूंगा, मौलवी लियाकत अली का तस्करा करूंगा। बल्कि मौलवी लियाकत अली का तस्करा अगर आप ना करें तो ये यानी मैं अगर इस वक्त ना करूं तो ये बददेहंती होगी, क्योंकि अभी काला पानी का तस्करा भी आया। मौलवी लियाकत अली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1857 में जो अपराइजिंग हुई थी उसमें मौलवी लियाकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की और इलाहाबाद के इलाके में उन्होंने कब्जा कर लिया। पूरा इलाहाबाद का इलाका उसको कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को वहां से निकाल दिया। और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये अजीब बात है कि ऐसे ऐसे स्कॉलर्स हमारे थे, वो ऐसे रिसोर्सफुल थे कि वो अपराइजिंग करते थे और वो लोग आम लोग उनके साथ आते थे, हिंदू और मुसलमान सब साथ में आते थे। उस जमाने का जो आप देखें, जो मुल्क का ढांचा था और हमारा जो सोशल ढांचा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो 1857 के बाद वो जब तबिश शुरू की अंग्रेजों ने, तो वो यानी गायब हो गए। बाद में तस्करा मिलता है कि ये भरूच के बाद के पास एक मुस्लिम नवाब थे, उनकी सर्विस में थे और वहाँ जो थे वो लोगों को दीन से करीब करने की और अंग्रेजों के खिलाफ जो बुनियाद जो जो एक यानी बगावत खत्म हो गई थी उसको दोबारा खड़ी करने की, अपने पैर पर खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको फिर तकरीबन 20 साल के बाद इनको अल्टीमेटली गिरफ्तार कर लिया गया और इनको काला पानी भेज दिया गया। काला पानी में भी इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वहां एक जमाने में ऐसा नहीं था जैसे यहाँ जेल होती है वैसे जेल हुआ करती थी। काला पानी यानी जो अंडमान के बारे में, जो अंडमान निकोबार में जो जमाने में काला पानी की जो कंसेप्ट था वो ओपन प्रिजन थे, उसमें आपको ले आके रख दिया जाता था, आप वहां से निकल नहीं सकते थे। तो ये लोग ऑर्गेनाइज थे वहां भी, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है जेल में पड़े हुए हों, सुबह से शाम तक कैद हों और कुछ ना करते। ये लोग वहां भी करते थे अपना अपनी। और ये जो मौलवी लियाकत अली थे वो लोगों को उकसाते, वहां भी उकसाते रहे। उन्होंने वहां पर जाने के बाद कई किताबें लिखी। और बल्कि मैं एक और तस्करा करूंगा लियाकत अली के अलावा भी, जो बल्कि एक का नहीं अनेक लोग थे जो वहां गए, उनके कंट्रीब्यूशन हैं, यानी लिटरेचर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी है और दूसरा रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन भी है, दोनों चीजों के बारे में। तो लियाकत अली का जो सबसे बड़ा जो कारनामा है कि वो उन्होंने 1857 में अपराइजिंग की क्यादत की वहां पर। फिर उसके बाद भी जो बहुत से लोग शहीद कर दिए गए, वो चैलेंजेस का सामना करते रहे और उसके बावजूद भी लोगों को उससे उकसाते रहे कैसे दूसरी नई फ्रीडम मूवमेंट की नींव डाली जाए। और मैं मुझे लगता है कि बाद में जो 1910 1900 के आसपास और फिर 1915 में जो दूसरी फ्रीडम मूवमेंट की बुनियाद पड़ी और फिर मेन स्ट्रीम जो कांग्रेस के जरिए से और दूसरी यानी जो मेन स्ट्रीम फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई, मुझे लगता है वो सब भी कहीं ना कहीं उसमें उनका उनका रोल रहा है, क्योंकि वो बहुत उनका उनका इम्पैक्ट बहुत था। फिर तो दूसरों के बारे में आप अगर मैं देखिए, एक लंबी लिस्ट है। इसमें मेरी जो किताब है ये बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, इसमें तकरीबन 126 लोगों के का तफसीली तज़किरा है। आप हकीम अजमल खान के बारे में भाई आप एज ए हकीम तो आप समझ सकते हैं, लेकिन एज ए फ्रीडम मूवमेंट के लीडर के तौर पर आपको अगर सोचे कि उनका तस्करा आता है तो आप कहीं नहीं आता। मुझे हैरत होती है, आप बताइए कि एक मेन स्ट्रीम मुस्लिम लीडर जो उस जमाने में ना सिर्फ मुस्लिम इश्यूज में बल्कि तकरीबन सारे इश्यूज में पेश आप भी देखिए उनकी अहमियत कि जब इन्होंने हकीम अजमल खान ने तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद डाली थी, तो तिब्बिया कॉलेज की जो बुनियाद डाली थी उसका फाउंडिंग स्टोन किसने रखा था? वायसराय ने रखा था। लेकिन उसके बावजूद इसके बाद जो जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2-3 साल में, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ा उसका प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें 2-3 साल के बाद इनको लगा कि भाई ये जो है मुल्क की किस्मत का मालिक तो हो सकता है, लेकिन मैं इसकी अपनी जब इसको शुरू कराऊंगा यानी इनोवेशन कराऊंगा तो मैं इस आदमी से नहीं कराऊंगा। महात्मा गांधी से उन्होंने इनोवेशन शुरू कराया। आप देखें
जामिया मिलिया जिसकी बुनियाद जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान ने रखी और दूसरे लोगों ने रखी। उसके बाद उसमें अंसारी साहब भी थे और खुद महात्मा गांधी भी थे। और महात्मा गांधी ने तकरीबन 1 साल तक जामिया का खर्चा, पूरा जो एक्सपेंस था वो अपने आप से दिए। लेकिन जो मेन जो उसमें फोर्स थे जिन्होंने उसकी फंड रेजिंग की और बाद में मुस्तकिल कई साल तक अपनी पूरी जिंदगी तक फंड रेजिंग करते रहे, वो हमारे हकीम अजमल खान थे। जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो हकीम अजमल खान अगर कहीं और से फंड नहीं करा पाए तो खुद इतने रिसोर्सफुल थे कि खुद अपने पैसे दे दिया करते। उसके बारे में जाकिर हुसैन साहब के बारे में आप तस्करा करें, जाकिर हुसैन साहब खुद, बल्कि वो जाकिर हुसैन साहब तस्करा करते हैं कि कैसे ये जब, चूंकि एक जमाने में शुरू में जामिया महज इसलिए वजूद में आई थी कि क्या नाम है, अलीगढ़ जो एक स्टेट फंडेड यानी स्टेट सपोर्टेड वो था, इंस्टीट्यूशन था, उसके मुकाबले में जामिया जो थे वो फ्रीडम का सिंबल था। तो आप चाहे हमारे महात्मा गांधी हो, हकीम अजमल खान हो, मुख्तार अंसारी हो, या आप देखें मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, ये सब जामिया को कामयाब कराने में इसलिए लगे हुए थे कि ये सिंबल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट था। और अगर ये जाया हो गया, एक जमाने में लग रहा था बंद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसीलिए पूरी कोशिश करते थे कि अगर ये बंद हो जाएगा तो वो जो क्या नाम है, जो फ्रीडम का जो सिंबल था वो जाया हो जाएगा। और इसीलिए पूरी कोशिश की कि वो कहीं बंद ना हो। तो मैंने जितने नाम लिए आप देखें अभी, हकीम अजमल खान के अलावा डॉक्टर मुख्तार अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी जबरदस्त शख्सियत, वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे मौलाना डॉक्टर मुख्तार अंसारी भी, डॉक्टर ये हकीम अजमल खान भी, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी। तो मुसलमान जो थे वो जो फ्रीडम मूवमेंट थे इसमें इस तरह एम्बेडेड थे कि आप उसके बगैर फ्रीडम मूवमेंट का यानी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकती। और अब क्या है, जब तस्करा आता है तो उसमें किसी का भी तस्करा नहीं आता। देखिए, आजादी से पहले जो तकरीबन 15-16 या 18 या 19 के करीब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे होंगे उस वक्त तक, उसमें 9 मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। आप देखें, अगर आप मुसलमान को निकाल देंगे तो क्या फ्रीडम मूवमेंट रह जाएगी? कहाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है और काफी लंबा हो सकता है, जैसे आपने शुरू में कहा। उबैदुर रहमान साहब, हम इसके बाद एक प्रोग्राम और करेंगे, कुछ चीजें और इसके अलावा क्या कुछ हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपकी इस बातचीत में से एक आध मैंने कोई नतीजा निकाला है, आपसे मैं उसको सवाल की शक्ल में पूछ रहा हूँ। वो ये कि आपने एक वाकया बताया कि अंग्रेजों से मिलकर मक्का के शरीफ ने जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की मुखालफत की। दूसरी बात जो एक मुझे समझ में आई कि हमारे उलमा उस जमाने में न सिर्फ मस्जिद तक और मदरसों तक ही महदूद थे, बल्कि वो सियासी शऊर उनका बहुत ही बेदार था और पार्टिसिपेशन था। क्या, अब मैं चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स पर थोड़ी सी नजर रखता हूं और चीजें समझने की कोशिश करता हूं, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, लेकिन बहुत सी चीजें जब इंफॉर्मेशन आती हैं तो जहन जो है वो काम करता है साथ साथ और समझने की कोशिश करता है। तो क्या उस जमाने में जब सल्तनत उस्मानिया उरूज पर थी, जब तुर्की एक मरकज था, जब तुर्की के हाथ में जिसको अब सऊदी अरब कहा जाता है, हिजाज की हुकूमत भी उनके हाथ में थी, उस वक्त में हमारे यहाँ उलमा भी उतने सियासी शऊर वाले थे जब ये बागडोर चली गई सऊदी अरब के हाथ में, और जब वहां से एक खास नजरिए के, और खास तौर पर चूंकि ये बताना जरूरी है कि जो अरब मुल्कों के छोटे छोटे टुकड़े किए गए उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल है, वो एक अलग से कभी बात हो सकती है। खुद इजराइल का कयाम, वो भी उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या जो उलमा का मिजाज बदला या उलमा की पहचान बदली, जो उलमा के बारे में नैरेटिव बदला, उस जमाने के उलमा में जो आप सियासी बेदारी बाकायदा बता रहे हैं और उसमें सबूत आपने दिए, नाम लिए हैं, अब क्या सऊदी अरब की मौजूदा निजाम से कोई राब्ता या फंडिंग या नजरियाती असर या कोई भी, आप जिस तरह से भी आप कहें, उसमें हम कोई सबूत के तौर पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसके असर में आने के बाद उलमा महज मदरसों और मस्जिदों तक महदूद रह गए?
देखिए ये जो है ये एक प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे शरीफ मक्का आया और वो जो है क्या नाम है उससे कुछ चेंज आ गया यहाँ पर, नहीं। आप देखें बल्कि आ, अल हिलाल की जो है मौलाना और कॉमरेड ने उस जमाने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दोनों मैगजीन वो थे, रिसाले थे, और उन्होंने इस पर काफी बहस चली कि वहां पर जो शरीफ मक्का की वजह से चेंज आया उसका हिंदुस्तान में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है। तो हिंदुस्तान में एक्चुअली जब शरीफ वहाँ कामयाब हुए तो यहाँ पर एक सेक्शन था जो सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर एक सेक्शन था जो उसकी मुखातिब कर रहा था। लेकिन हमारी उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट में जो लोग पेश थे, मैं फिर उसमें कहूंगा कि मैं जो हमारा जो बेसिक जो अभी टॉपिक है मैं बार बार उस पर वापस आऊंगा, वो ये कह रहे थे कि किसी भी सूरत में हमारा जो जो मतमह नजर है, हमारा जो गोल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो जो आपने दूसरी बात कही कि क्या उसके बाद जो है वो हमारे जो उलमा थे उनका वो मस्जिदों में महदूद हो गए, तो एक ये एक्चुअली प्रोसेस था जो जिसके बाद हमने देखा कि जो आप देखिए कि हुसैन अहमद मदनी जो थे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, जमीयत उलमा जो थी वो कांग्रेस से सपोर्ट कर रही थी मुस्तकिल, बल्कि जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद जो है वो मुस्लिम लीग को इन लोगों ने डिसबैंड किया, जो जो पहले पाकिस्तान का जिसने डिवीजन किया था उसको डिसबैंड किया उसको, और फिर जमीयत उलमा को एज ए पॉलिटिकल रिलीजियस एंटिटी जो है उसको हिंदुस्तान में कायम रहने दिया। तो हमारे उलमा जो थे देखिए दूर रस उनकी फिक्र थी। आप देखिए उलमा जो हमारे जो बड़े उलमा थे उन्होंने पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान की हमेशा मुखालफत की, कितने बड़े बड़े उलमा रहे, जब दो चार उलमा को छोड़ दिए तो उनमें देखिए जो पॉलिटिकल जो फिक्र थी उनमें बहुत मजबूत थी। और अगर हम अभी भी देखें, यानी ऐसा नहीं है कि सब चीजें खत्म हो गई, अभी भी हम देखें तो एक सेक्शन है उलमा का जो पॉलिटिकली एक्टिव भी है, सोशली एक्टिव है, और वो बहुत बड़े लेवल पर पूरे मुल्क में रिलीफ का और सोशल उसका जो है अपलिफ्ट का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पूरी कम्युनिटी देखे आज़ादी के बाद जो कमजोरी मुसलमानों में हुई वो तो जग जाहिर है, तो हमारे यहाँ पूरी कम्युनिटी नॉर्थ में कमजोर हुई, हमारे इदारे कमजोर हुए, हमारी जो एनजीओ थी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी सारा कमजोर हुआ। तो उसमें सिर्फ उलमा ही कमजोर नहीं है, सब कमजोर हुए हमारे। देखिए आप पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो कौन दिखते हैं, एक जमाने में बड़े लोग थे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो ये एक तदरीजी अमल था, और जब मजबूती आएगी तो इंशाल्लाह पॉलिटिकल लेवल पर भी आएगी, उलमा के लेवल पर भी आएगी, हर लेवल पर आएगी इंशाल्लाह। और हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ऐसा दिन जल्द है कि हम लोग फिर पॉलिटिकल रिवाइवल और इकोनॉमिक और सोशल रिवाइवल हो इंशाल्लाह। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उबैदुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, लेकिन ये बहरहाल मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर तकरीबन हमने आधा घंटे बात की है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो नाजरीन हैं वो ज़रूर उनको कुछ नया ज़रूर समझने के लिए मिला होगा। और हमारे सभी हम तो बहरहाल ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को मालूमात हो, और हम खुद भी समझें अपने आप क्या है, और दूसरे लोग भी जाने कि आखिर मुल्क की तारीख में क्या क्या दबा हुआ है जिसे अब भुलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे फिर से बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।